मैं प्लेन तो नहीं उड़ाता हूँ, लेकिन मैं लोगों को उड़ाता हूँ। पहली बात तो बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये कमरे का जितना बजट है, इससे आधा फिल्म का था मेरे ख्याल से। नहीं, यहाँ पे पैर रखने के लिए अलग एक सोफा है सामने। सोफे के सामने पैर रखने के लिए सोफा दिया हुआ है। अमीरों की जगह में गरीबों की फिल्म का सेलिब्रेशन हो रहा है। आई नो यहाँ रेड चिली दृश्यम दोनों बोलें, गरीबों की फिल्म किसको बोल रहा है साले। बिल्कुल, मैं राइटर हूँ, इसलिए सबसे बड़ी खासियत मेरी क्या है, मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत कम है। कोई कुछ भी बोल दे मैं सुन ले, मुझे हाँ ठीक है, कुछ बात तो कर रहा है ना मेरे से, कम से कम बात कर रहा, उतना बहुत है यार, इतनी इज्जत बहुत है, इससे ज्यादा क्या चाहिए एक राइटर को। और एक मेरे को एक छोटा सा एक वाकया याद आ गया, सच में हुआ है मेरे साथ। मैंने एक फिल्म लिखी और कोई पैसा तो शुरू में मैंने मांगने की हिम्मत भी नहीं की, मैं नया आया हुआ था यहाँ पे। लेकिन फिर एक टाइम पे हुआ कि अच्छा, आप स्क्रिप्ट लिख दी है, उनको पसंद आ गई, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप पैसा आप बताइए कितना चाहिए। मुझे लगा अच्छा पूछ रहे हैं तो फिर बता देते हैं। हमने जितना बताया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इतना थोड़ा आप मांग सकते हैं आप उसका। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा है, ऊपर एक माला ऊपर मेरा अकाउंट्स का ऑफिस है, आप वहाँ चले जाएं, वहाँ से आप, मैंने उनको बोल दिया है आपका चेक रेडी है। मैं एक माला ऊपर गया, अकाउंट्स ऑफिस में जो अकाउंट्स पे बैठा हुआ था इंसान, वो सो रहा था। मैंने उसको 3-4 बार, और मैं नया, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको ऐसा जगा के ना पैसे मांगू, इतना बदतमीजी। मैंने थोड़ा 2-3 बार आवाज दी, वो सो रहे हैं भाई साहब। ठीक है, मैं वापस नीचे आया, ये भी सो रहे थे। फिर मुझे समझ आया कि पहले इन्होंने फोन किया होगा कि सो जाओ, वो आ रहा है। और फिर जब मैं वहां से नीचे उतरने लगा तो उसने फोन किया कि सो जाओ, वो आ रहा है। इससे मुझे एक किस्सा याद आता है। हॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी, मैं फिल्म का नाम आपको लास्ट में बताऊंगा, जिसकी कहानी शुरू हुई थी 1992 में। 1992 में एक राइटर को एक कहानी मिली, रियल लाइफ केस था, कोई एड्स पेशेंट था। उन्होंने अपना एक ड्राफ्ट लिखा, उसको पढ़ के रिसर्च की, वो बंदे से जाके इंटरव्यू किया, वो ड्राफ्ट लिख के, अब वो बेचारा वो कान फिल्म फेस्टिवल पहुंच गए फ्रांस में। वहां जाके उनको समझ आया कि यहाँ तो फेस्टिवल का पास बहुत महंगा है, कोई मिलता नहीं है, मीटिंग बहुत ही ऐसे ना। तो उसने क्या किया, एक छोटा सा होटल में उसने एक कमरा लिया। उसको पता चला इस होटल में जो प्रोड्यूसर आए हुए हैं, प्रोड्यूसर के जो असिस्टेंट हैं, उनके जो असिस्टेंट हैं वो इस सस्ते होटल में रुके हैं। उसने स्क्रिप्ट की कॉपीज बना के होटल के कमरों के नीचे से सबके कमरों में खिसकाई, और उस पे एक फोन नंबर लिखा जो कि पीसीओ का था। वो कॉपी खिसकाने के बाद वो राइटर वहां पे हफ्ते भर बैठा रहा, और बाई चांस ये हुआ कि एक प्रोड्यूसर जिसने वो स्क्रिप्ट पढ़ी, उसको अच्छी लगी, फोन किया, वो पीसीओ पे बैठा हुआ बंदा, वहां से उसने फोन उठाया, उसको बोला कि आप आइए, आपकी स्क्रिप्ट पे बात करनी है। उसके बाद वो फिल्म किसी डायरेक्टर के पास गई, उसने फिर कुछ और किया, करते करते वो डेवलपमेंट में 96 से शुरू होकर 2012 में वो फिल्म बनी। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई वो स्क्रिप्ट। उस फिल्म को 2 अकेडमी अवार्ड्स मिले। डैलस बायर्स क्लब नाम की फिल्म। अब आप इमेजिन करें यही चीज यहाँ, अगर राइटर ने नीचे से स्क्रिप्ट खिसकाई है और जिसको वो मिली है, और अगर वो ओके हो गई है और उससे पूछा गया इसका राइटर कौन है, तो 100 में से 100 बार वो बंदा बोलेगा जी मैं हूँ। प्रोड्यूसर बोलेगा कि देखिए ऐसा है, ये एड्स वेड्स बहुत डार्क है, इसको आप हटा दीजिए। अच्छा है, बॉलीवुड की कुछ जो फिक्स बीमारियां हैं, डार्क है लेकिन ग्लैमरस भी है, लिम्फोसर्कोमा जैसी एक उठा लेते हैं, इसको थोड़ा सा, एड्स वेड्स क्या करेंगे, हिंदुस्तान में कौन समझता है ये सब। उसके बाद आएगा जी डायरेक्टर। डायरेक्टर बोलेगा देखिए ऐसा है, एड्स निकाल के कुछ ऐसा सेक्स से रिलेटेड कुछ लाइए, और वो फाइनली वो फिल्म बनेगी। लेकिन वो जो ओरिजिनल राइटर था, उसको एक तो ना तो उसका क्रेडिट आएगा, और ना ही वो फिल्म देख के वो कभी भी समझ पाएगा कि ये मेरी ही स्क्रिप्ट थी भाई। ये हमारा सचमुच का बॉलीवुड की ये जर्नी है। हर दौर में एक अलग तरह के कैरेक्टर आर्टिस्ट रहे हैं। 50-60s में सब तरह के होते थे, गांव के किरदार ज्यादा होते थे, लेकिन उसमें भी एक तो हो गए भैया ऐसे जो गरीबों का खून चूस रहे हैं, वो नहीं। एक जो हेल्पलेस जमींदार होते थे ना, वो नाजिर हुसैन साहब होते थे, रंडुआ होते थे हर फिल्म में। उनकी पत्नी स्वर्गवासी होती थी। तो एक बार हम उनकी फोटो देख लेंगे नाजिर हुसैन साहब की। ये नाजिर हुसैन साहब देखिए कितना, मतलब आंखों में इनके इतना प्यार है, लेकिन ये फिर भी बनते थे जमींदार ही।
ठीक इसका ऑपोजिट हम लोग जाते हैं 70s में। ये हेल्पलेस जमींदार से हम बन गए हेल्पलेस माँ, जो कि निरूपा रॉय। इनकी पत्नी नहीं है, उनका पति नहीं है थ्रू आउट। फोटो भी देखिए निरूपा रॉय जी की, वैसे तो सब लोग जानते होंगे यहाँ पे। हाँ आप देखिए उनको, मतलब गजब है। अब इससे लेकिन एक लेवल ऊपर गए देव साहब। उन्होंने सोचा ये फॉर्मूला अच्छा है कि बीवी ना हो और उसकी फोटो दिखाएं, और तो उन्होंने सिंडी क्रॉफर्ड की फोटो इस्तेमाल की है। और सिर्फ वहां नहीं रुके, आप हार देखिए, फूलों के हार की जगह रिबन है। उनको जो भी प्रोडक्शन डिजाइन कर रहा होगा उसको लगा होगा सिंडी क्रॉफर्ड पे मैं गेंदे का फूल नहीं चढ़ाऊंगा। मैं सिंडी क्रॉफर्ड के साथ हो गया बहुत अन्याय हो, ये सब हम नहीं करेंगे, हम गेंदे का फूल ला के उनको लगा दें, हम ऐसा हम रिबन लगा देते हैं है। तो देव साहब ने पूछा गेंदे का फूल कौन लगाता है जी? उन्होंने बोला सिंडी क्रॉफर्ड कौन लगाता है बीवी। 80s में खास करके जो है गोल्डन पीरियड, उसमें अमरीश पुरी का एक आप कैरेक्टर देखिए, जो कॉस्ट्यूम देखिए आप, पायलट बाबा। अब ये इनकी बैक स्टोरी इन्होंने बताई हुई है कि मैं जब बच्चा था, मेरा बाप जो है हवाई जहाज के नट बोल्ट टाइट करता था, और हम रहते थे बस्ती में, जो कि एयरपोर्ट के बगल में एक स्लम था, उस बस्ती में रहते थे। और मेरा बाप शाम को रात को पौवा पी के छत पे बैठता था और ऊपर से हवाई जहाज जाते थे, और वो बोलता था कि मैं अपने बेटे को पायलट बनाऊंगा। वो नहीं बना पाया, लेकिन अपने बाप की याद में मैंने अपना नाम पायलट बाबा रख लिया। मैं प्लेन तो नहीं उड़ाता हूं, लेकिन मैं लोगों को उड़ाता हूं। तो ये अमरीश पुरी हुए। ऐसे ही एक सदाशिव अमरापुरकर का एक कॉस्ट्यूम है फरिश्ते में। तो कॉस्ट्यूम पे कितना काम होता था। कॉस्ट्यूम डिजाइनर एक तरह से फिल्म लिख रहा है उस समय। ये है सदाशिव अमरापुरकर का फरिश्ते का कॉस्ट्यूम। अब देखिए ये बपिदा आपसे लिया है। ये खास बात ये है कि इस तरह की 3 फिल्में, और तीनों में ही सदाशिव अमरापुरकर 3 अलग रियासतों के डिक्टेटर बने हैं। तीनों में डिक्टेटर हैं, तीनों में 3 अलग कॉस्ट्यूम, एक में गोल्डन है, एक में ब्लैक है, एक में कुछ, एक में वो देखा मैंने कि वो बने तो वो हैं क्या कहते हैं डिक्टेटर टाइप, लेकिन उसमें पुलिस का कॉस्ट्यूम है। तो मुझे लगा बहुत कंटेम्प्रेरी आइडिया है ये तो, पर ठीक है कर दिया उन्होंने उस जमाने में। उसके बाद लेकिन फिर हम आ गए 2000 में, और 2000 में वो दौर शुरू हुआ जहां पे ये छोटे शहरों के रियल कैरेक्टर्स आने शुरू हुए। आंखों देखी जैसी फिल्म या कामयाब जैसी फिल्म पॉसिबल भी है, और सिर्फ पॉसिबल नहीं है, उसको प्यार मिलता है। लोग किस हद तक जा सकते हैं हमारे राइटर, डायरेक्टर और कैरेक्टर आर्टिस्ट जस्ट टू क्रिएट दीज कैरेक्टर्स। मतलब एक तरफ लोग हीर रांझा की तारीफ करते हैं कि पूरी फिल्म है ना कविता में लिखी हुई है, राइम में। गुंडा नहीं देखी इन लोगों ने। गुंडा में विलेन आके गाली दे रहा है पोइट्री में, है ना, कि वो मेरा नाम है बुल्ला, मैं रखता हूँ खुल्ला, या इस तरह की। वो फिल्म देख के मुझे लगा कि किसी कवि ने अपनी भड़ास निकाली है कि तुम मेरी सीरियस कविताओं को नहीं सुनते हो, तो साले ये लो, अब लो, अब यही सुनो, अब हम यही सुनाएंगे तुमको, और सुनो। और वो बन गई कल्ट। गुलशन ग्रोवर का एक क्लिप है। क्लिप आने से पहले मैं थोड़ी सी बैक स्टोरी दे देता हूँ आपको। ये उनको क्योंकि कुछ लाइन चाहिए थी, कुछ एक कैरेक्टर चाहिए था, तो उन्होंने बना लिया कि वो विलेन है लेकिन उनको चाट पसंद है। उसने वो कैरेक्टर अंत तक नहीं छोड़ा है। आप वो देखिए, उसका लास्ट सीन है, लास्ट सीन के लास्ट 30 सेकंड में आपको दिखाऊंगा उसकी जिंदगी के उस कैरेक्टर की। फोड़ दो, मेरी टांग काट दो, मेरी नाक काट दो, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। ऊपर ना चाट मिलती है ना गोलगप्पे, मैं ऊपर नहीं जाना चाहता। ऊपर गोलगप्पे कैसे खाऊं? इस लेवल का जो क्रेज है ये सिर्फ बॉलीवुड में पॉसिबल है। और लास्ट, एकदम लास्ट क्लिप जो है हम देखेंगे, विलेन की डेन का पूरा माहौल जो है और विलेन की जो मैडनेस है वो आपको इस सीन में दिखेगी। और हाँ, तो ये जैसा वो पूरा उस समय फिल्मों के पोस्टर आते, पोस्टर में लिखा रहता था ना कि सेक्स, रोमांच
और रोमांस से भरपूर मनोरंजन पूरा का पूरा इस 1 मिनट की क्लिप में इन्होंने पूरे फिल्म का डाल दिया है। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक वी लव बॉलीवुड, वी लव आवर सिनेमा, बिकॉज मेसी है, बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसा लगता है वर्क नहीं करती, बट वो जब आती हैं साथ में और वो वर्क करती हैं तब हम बता नहीं पाते कि क्यों वर्क कर रही हैं। थैंक यू। सो दैट वाज माय पीस एंड नाउ वी विल स्टार्ट द कॉन्वर्सेशंस विद आवर एस्टीम्ड गेस्ट्स। थैंक यू। एक किरदार जो इस समय हमारे बीच हैं, उनका पहली फिल्म का पहला छोटा सा सीन और क्लिप्स हैं उसमें, आप देखें और आसानी से पहचान लें। खाना प्यार जताओ, सफर करो तो धीरे धीरे, असर भी हो तो धीरे धीरे। तो आपका सफर बहुत ही, यहाँ से हम देख ही रहे हैं, यहाँ से शुरू हुआ है, उसके बाद फिर आप आज यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ पे मेन लीड में आपकी फिल्में आती ही रहती हैं। एक जिंदा रहने की कोशिश, बाप का नाम बदनाम ना हो, बम्बई आके तुमसे पैसे वापस ना मांगने पड़े पापा जी, क्योंकि जब भी मैं पापा जी से पैसे मांगता था वो कहते थे मैं 4 बच्चों का काट के तुम्हें एक और दूंगा। और हम एक्टर्स के साथ या फिल्म मेकर के साथ, एक्टर्स के साथ ज़्यादा उसका सफ़र स्क्रीन पे दिख देगा। अभी जो तूने ये दिखाया मैं इमोशनल हो गया, मैं पता नहीं कितने साल पुरानी फिल्म है, इतना बड़ा रोल था मेरा इस पिक्चर में और मैं ऐसा दिखता था और ये हो गया हूँ। तो यही है सफ़र, खुद ही कह रहा है कहानी, तो क्या। अब मेन लीड जो है ना, इस शब्द से मुझे नफरत है। मेरे पिक्चर में मेरा 15 मिनट का भी रोल है तो मैं मेन लीड हूँ, और जिस समय मैं सेट पे हूँ मैं मेन लीड हूँ। और ये जो आपका पर्सोना जो आज माना जाता है कि थोड़ा कॉमेडी वाला जो कैरेक्टर है, तो शायद गोलमाल सीरीज के वजह से बना है, आप उस पर्सोना में खुश हैं? मुझे कोई पुलिस के रोल में देख ही नहीं सकता था। देखा तो तुम कैसे लग रहे थे हम। आप पहले खुद को तो उतारिए, तब तो कोई दूसरा कलर चढ़ाएंगे। किसी भी लाइफ में खुद का रहना, खुद को बहुत जरूरी है, नहीं तो गिटार बज जाएगा लाइफ। ऐसे दुनिया में कदम रख रहे हैं आप, या तो इस पार या तो उस पार, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़कियां। लड़कियों के साथ तो और बुरा हो जाए, ये स्ट्रगल करने गई थी, छी। लोग कहते थे तुम अपनी अच्छाई को निकालो, कमजोरी को पकड़ो, चीक करो तो निकलेगा। नहीं भैया, जो हम हैं हम हैं, जो हम हैं उससे थोड़ा भी टेढ़े होंगे लग जाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। दीपक भाई, कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ आपको क्या लगता है, मुश्किलें होती हैं कि चीजें आसान हुई हैं? ओमकारा की कास्टिंग हो चुकी थी और मैं कुछ 15-20 दिन बाद पहुंचा था। अब अभी आ रहा हूँ, तो मुझे लगा अब निकल गया होगा। अचानक उस दिन मैंने कॉल किया जिस दिन फाइनल होनी थी, लॉक होना था वो कैरेक्टर, एंड वहाँ मैंने उसे ऐसे कर दिया, भाई हो गई क्या वो कास्टिंग, जो भाग के गया उसने करा, और बस वहीं से बन गया। उसके बाद मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर के पास, और कहीं वो एक फिल्म ही काफ़ी है। तो मेरा कास्टिंग डायरेक्टर हनीद रेहान है ना, बस उसकी वजह से मुझे किसी कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाने की जैसे आप फिल्म में बने वैसे आपको नहीं मिले हैं वैसे? नहीं, ये तो मेरे दोस्त हैं सारे, 15-20 हैं जो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर, जो एक्टर बनने आए थे बहुत सारे। उन्होंने सबने अपनी कास्टिंग एजेंसीज खोल ली। तेरा भी चल रहा है तो सबका है। अच्छा, हर बिल्डिंग में मेरा एक गैरी रोड पे कास्टिंग डायरेक्टर रहता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी एक खास बात जो रही है एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट, एज एन आर्टिस्ट, आप बहुत सीमलेसली स्विच करते थे कॉमेडी से इमोशनल या ड्रामा कैरेक्टर में, वहां से फिर विलेन में। ये कैसे आपके अंदर ये यार, इसका पूरा क्रेडिट जो है डायरेक्टर को जाता है। मैं डायरेक्टर एक्टर हूँ। आप, अगर मैं अच्छा हूँ तो आपकी वजह से हूँ, अगर मैं बुरा हूँ तो भी आपकी वजह से हूँ। आपको पता है आपकी कितनी टोटल फिल्में हैं IMDb पे? ये कुछ 280 होंगी, 280 के करीब होंगी। हाँ, 278 हैं, 2-3 आने वाले। हाँ, और इसमें हिंदी है, पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, बंगाली है, तेलुगु है, इंग्लिश है, भोजपुरी है। वाह, क्या बात है। और पहली फिल्म जो थी उसकी क्या याद है? और क्या पहली फिल्म की हर बात याद है, क्योंकि वो मैं कॉलेज से निकला ही था। उस फिल्म का नाम था, पंजाबी फिल्म थी, उड़ीका, एंड आई वाज वन ऑफ द सोल्जर
इंडियन आर्मी का, और उस पे भी ये था कि मैं दुबला पतला बिल्कुल, और हाइट मेरी इतनी थी, समझ लो जब से पैदा हूँ 6 फीट का ही हूँ। हाँ, तो यहाँ हम कुरला शूट कर रहे थे आर्मी एरिया में, तो मेरे साइज की पैंट नहीं मिल रही थी। मैं बोला यार ऐसे कैसे जवान है, बोले यार इतना लंबा आदमी कहाँ से लाए हो यार। तो डायरेक्टर बोला तू फिक्र मत कर, मैं नीचे पाँव अवॉइड कर देता हूँ यार, तू पहन ले यार, पहन ले पहन ले पहन ले। थैंक यू थैंक यू। बचपन का सपना था कि एक दिन बपीदा के सामने मैं सोने पे जोक सुनाऊंगा, ऐसा कि आपका फेवरेट सॉन्ग जो आपने नहीं बनाया है, सोना कितना सोना है सोने जैसा मेरा मन। थैंक यू। हाँ, आई एम सो एम्बैरेस्ड डूइंग दिस जोक इन फ्रंट ऑफ यू, सो सॉरी, बट हम आपसे थोड़ा सा बात करेंगे। एक तो इतना लंबा सफ़र रहा है, दिस इज़ योर 50th ईयर इन द इंडस्ट्री, आपके हिसाब से म्यूज़िक किस तरह से बदला है, कितना बदला है, क्या क्या दौर आपने देखे हैं? टाइम हैज़ बीन चेंज, और चेंज होते रहता है। जो एक गोल्डन एरा था वो नहीं है अभी। आज का गाना है वनडे टेस्ट क्रिकेट मैच, पहले का गाना था टेस्ट मैच, तो वो चलते रहता है। बिल्कुल। अभी भी आप पगा घुंघरू बांध मेरा नाची थी सुनते रहेंगे, वो 12 मिनट का गाना था। 12 मिनट्स कोई सोच नहीं सकता है। हाउ डिड यू डिस्कवर डिस्को? हाँ, ये एक बहुत मज़ेदार कहानी है। फर्स्ट टाइम आई वाज थ्रिल्ड, सैटरडे नाइट फीवर, that song. Okay. Everybody was jumping and dancing. Lovely. तो मैंने सोचा I should introduce India disco. मौसम है गाने का बजाने का, ये शुरू हो गया। Lovely. इससे शुरू हो गया एकदम। वाह वाह। एंड अभी लेटेस्ट भी मैंने ऑफिस से दिया, यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं, इसमें भी सोने का बात है। सोना नहीं चांदी रहेगी यार तो मिला, अरे प्यार कर ले। क्या बात है। लवली। एंड वन लास्ट, एक साल में 49 एल्बम्स कैसे आप मैनेज करते थे? नहीं, 33 फिल्म्स रिलीज हुआ। अच्छा। 33 फिल्म्स एंड रेस्ट ऑफ द एल्बम। अच्छा, IMDb पे 49, 33 इज ऑल्सो लॉट। और आपको याद नहीं होंगी फिल्मों के नाम तो बहुत सारे ऐसे, जैसे मैं अगर आपको पूछूं कि ये फिल्म में आपने म्यूजिक दिया है कि नहीं दिया है। अव्वल नंबर मेरा था। सिक्का आपका है? सिक्का आपको मालूम है? मेरा। कहाँ है कानून? मेरा है। ईमान की जंग? ईमान की जंग। yes, मेरा शिकार? आपने I like that song, with this song. Dim 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 dim. Da 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 da. So thank you once Thank you again, very and much, thank you and- for talking to us. एक तो दो सवाल हैं, बस मैं दोनों एक बार में बता देता हूँ। पहला ये कि आइडिया कहाँ से आया और कैसे डेवलप हुआ, और दूसरा आपका फेवरेट कैरेक्टर आर्टिस्ट, या जो मैंने पूरी एक स्लाइड शो बताया उसमें कौन सा एक एरा या कौन सा एक आर्टिस्ट, कौन सा कैरेक्टर है जो बहुत ज्यादा पसंद है? अच्छा, जिसकी वजह से फिल्म बनी है वो आज हम सब के बीच में भी है, यहाँ पे रमेश गोयल साहब वहाँ खड़े हैं कोने में। तो मैंने सोचा कि अरे मेरे बचपन की फिल्मों के जो किरदार है वो एक्चुअली बॉम्बे में, मतलब इट्स लाइक अ फैंटेसी टेल जैसा हो गया था, मतलब। तो फिर उनसे बात की, फिर विजू खोटे जी से मिले, और विजू खोटे जी से तो बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब किससे सुना है, और एक्चुअली द फिल्म इज डेडिकेटेड टू हिम इन अ वे। एंड सो या वहाँ से फिर शुरू हुई फिल्म की जर्नी। एंड of course nobody else but Sanjay sir and Deepak I really wanted for the film because I mean I've been a big fan of them. और मेरे फेवरेट आर्टिस्ट अगर मैं कहूँ तो डेविड अब्राहम, क्योंकि ऋषिदा और बासु चैटर्जी की फिल्मों अगर आपने देखी हो तो उनमें हमेशा डेविड अब्राहम जी का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता था। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। Thank you so much everybody. By the way, we have a lot of crew members from Kamyab. Yes, the team is please. here, and thank you so much everybody for coming. Thank you so much. And Kamyab releases on 6th March. Thank you everyone.